नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में, जहां हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। अक्सर हम प्रोडक्ट और सर्विस से आपकी हक की लड़ाई लड़ते हैं और आपको हक दिलवाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे आपके मूलभूत हक की, और वो हक है आपका साफ हवा का। ये एक दुखद सच्चाई है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है और प्रदूषण के स्तर ने यहाँ रहने वालों की सेहत के लिए आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अगर आप दिल्ली में 10 घंटे बाहर हैं तो ये 42 सिगरेट पीने के बराबर है। सवाल उठता है कि आखिर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा पर्यावरण छोड़कर जाएंगे? क्या हमें अपने शहरों को गैस का चेंबर और बच्चों को मास्क लगाकर स्कूल जाते हुए देखना कबूलना पड़ेगा? इसकी आदत डालनी पड़ेगी। और ये हालत गंभीर है सिर्फ सरकार की काहली की वजह से, या हम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद कर बैठे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हवा को साफ करने के लिए करें तो क्या करें। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ हैं जाने माने पर्यावरणविद विमलेंदु झा, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एम्बार्क इंडिया के स्ट्रैटेजी हेड अमित भट्ट और सिटीजन अवेयरनेस वेबसाइट लोकल सर्कल के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर यतीश राजावत। आप तीनों का ही स्वागत है। लेकिन विमलेंदु, पहला सवाल आपसे। आप पर्यावरण को देखते हैं, महसूस करते हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, कितने गंभीर हालत में हम पहुंच चुके हैं? देखिए, हालत जो है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि पिछले 17 वर्षों में इस तरह का प्रदूषण लेवल जो है कभी नहीं पहुंचा था। तो प्रदूषण हम पिछले 3-4 वर्षों से एयर क्वालिटी में हम पीकिंग देख रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो स्थिति इस साल बनी है वो बहुत ही भयानक है। एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का सिचुएशन है। बहुत सारे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1000 के लेवल से बियॉन्ड जा चुका है। और हम देख रहे हैं कि PM 2.5 लेवल और PM 10 लेवल जो है उनके लेवल्स जो है वो भी 1000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि उनके परमिसिबल लिमिट सिर्फ 60 और 100 होते हैं। तो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, एक पब्लिक इकोलॉजी इमरजेंसी है, जिसमें दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो शहर है वो जूझ रहे हैं इसके साथ। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान जिनको हो रहा है वो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन और साथ ही साथ एल्डरली। तो हम देख रहे हैं कि ये स्थिति दिल्ली की है, ये स्थिति देश के बाकी शहरों की है, स्थिति एयर क्वालिटी इमरजेंसी की है। और जो सेम चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कुछ दिनों पहले कहा है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मिनिमम प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति जो है अगर शहरों को बंद करना पड़े तो बंद करने की नौबत आ चुकी है। मतलब आपातकाल है एक तरह से हवा की क्वालिटी को लेकर। और जिस तरह आप बता रहे थे कि कितना हानिकारक है, मैं ये आंकड़े कुछ जो मुझे मिले हैं वो बताना चाहूंगी। बच्चों में मृत्यु दर की बड़ी वजह वायु प्रदूषण बनता जा रहा है। एस्थमेटिक बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और पैदा होते हैं अस्थमा के साथ, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ समय बाद अस्थमा की दिक्कत आने लगती है, सांस लेना दूभर हो रहा है। यतीश राजावत जी, आप मुझे बताइए कि ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है, क्या इसे हम समझ पा रहे हैं? उसे डील करने के लिए क्या हमारे पास पुख्ता प्लान है? प्रियंका, दो चीजें हैं इसमें इसे डील करने के लिए। पहली चीज ये है कि ये दिल्ली की परेशानी नहीं है। ये परेशानी अगर आप दिल्ली से जाएं, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, यहां तक कि आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, यूपी के ज्यादातर वेस्टर्न यूपी के शहर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, जयपुर तक, ये प्रॉब्लम पूरे नॉर्थ इंडिया की है और सिर्फ दिल्ली की नहीं है। दिल्ली पे इस पे ज्यादा फोकस रहता है क्योंकि दिल्ली राजधानी है। जब तक हम इसकी एक्सटेंट और इसका एरिया नहीं समझेंगे, हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सकते हैं। ये कोई इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, और एनवायरनमेंट कोई किसी बटन के स्विच ऑन ऑफ होने से सही या खराब नहीं होता। बाकी देशों ने भी यही समस्या से जूझे हैं और उन्होंने इसकी सलूशन निकाले हैं। जनरली इस तरह की प्रॉब्लम को 4 या 5 साल लगते हैं सॉल्व करने के लिए, और ये 4 या 5 साल के लिए प्लान होता है। अब जैसे आप चीन की देखें तो चीन ने एक 5 साल का प्लान बनाया था 2014 में, जिसके अंतर्गत उसने ये कहा था कि हम अपने बड़े शहरों में पोल्यूशन कैसे खत्म करेंगे।
और ये प्लान उनके बजट का पार्ट था। हमारे यहाँ क्या है कि एनवायरनमेंट को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम समझा जाता है, चाहे वो इमरजेंसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी हो जाए, फिर भी उसको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ही समझा जाता है, तबकि है वो उसके कई और पहलू हैं। जैसा कि यतीश कह रहे थे कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, हम हो हल्ला मचा रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। सच्चाई ये है कि देश के तमाम छोटे बड़े शहर प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक देश का सबसे प्रदूषित शहर है ना कि दिल्ली, बल्कि महाराष्ट्र का चंद्रपुर, जिसके बाद वाराणसी जो एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका नंबर आता है, और फिर लखनऊ, और दिल्ली के ठीक बाद ताज की नगरी आगरा खड़ा हुआ है। तो अमित, आप बोल रहे हैं कि आप शहर को एज रिसोर्स देखते हैं, और इस रिसोर्स को हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत चोट पहुंच रही है। और क्या समस्या की गंभीरता को हम समझ रहे हैं, या फिर राजनीतिक बयान और जिम्मेदारियों के आदान प्रदान में ही मामला गुम हो जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि शायद अभी तक हम इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अस्थमा की और ये जो लोगों को परेशानी होती है, तो शायद उतना रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपके ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2010 में एक लैंडसेट की स्टडी हुई थी, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। उसमें उन्होंने एस्टिमेट किया था कि हिंदुस्तान में हर साल 6,20,000 लोग मरते हैं प्री मैच्योरली, बिकॉज वो एक प्रदूषित हवा को लेते हैं। और उस स्टडी ने यह भी कहा था कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो 2050 तक 90 लाख लोग हर साल मरेंगे हिंदुस्तान में। तो ये समस्या बहुत गंभीर है। अननेचुरल डेथ की सबसे बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन, लेकिन अभी भी हम इसमें कुछ गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर आप देखें, दिल्ली में ये जो इंसिडेंट हाईलाइट हुआ, ये शायद हाईलाइट हुआ कि पंजाब में क्रॉप बर्निंग है, लेकिन अभी तक हमको ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2016 में दिल्ली में एक भी गुड एयर डे नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं थी, ये एकाएक हो गई है। प्रॉब्लम पहले पूरा साल बीत गया है और एक भी गुड एयर डे दिल्ली ने नहीं देखा है। और दिल्ली के तो छोड़िए, अलग अलग शहरों में देखिए क्या हाल है। विमलेंदु, फिर क्या करें इस समस्या पर? राजनीतिक बयान हम सुन चुके हैं, राजनीतिक छींटाकशी हो चुकी है, सभी ने कह दिया हमारी जिम्मेदारी नहीं थी जी, इनकी जिम्मेदारी थी। तो आप क्या कहेंगे, किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार का फेलियर है ये कलेक्टिव फेलियर है, ये कलेक्टिव शेम है, और ये एक परपेचुअल फेलियर और परपेचुअल शेम है। हमें ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि क्रॉप बर्निंग के कारण या पटाखे के जलाने के कारण एयर पोल्यूशन लेवल जो है वो पीक कर रहा है। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो कोर इश्यूज एयर पोल्यूशन के हैं, वो दिल्ली के अपने लोकल हैं, जो सिटीजन से के लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं और गवर्नमेंट के गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं, और ये पूरे साल दर साल चलते आ रहा है। तो हमें ये सिर्फ उन फार्मर्स के ऊपर ब्लेम करना कि उन फार्मर्स के कारण दिल्ली की आबो हवा खराब हो गई, जो है वो थोड़ा सा मिसप्लेस्ड आर्गुमेंट होगा, क्योंकि यही स्थिति जो है 2 महीने पहले भी थी। 2 महीने पहले भी जब WHO का रिपोर्ट आया था तो दिल्ली सेकंड नंबर का सबसे पोल्यूटेड शहर माना जा रहा था। उस समय कोई भी क्रॉप बर्निंग नहीं हो रहा था। और समस्या इसीलिए भी टैकल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कलेक्टिव जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की और कहने की कि इनकी जिम्मेदारी है इसलिए दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। लेकिन केवल दिल्ली ही नहीं, भारत के और भी शहर इसी तरह तब्दील हो रहे हैं गैस चैम्बर में। तो क्या किया जाए? लॉन्ग टर्म अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो क्या किया जाने की जरूरत है, इसी पर पिन पॉइंट करेंगे आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहरेदार। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके मूलभूत अधिकार की। साफ हवा पर आपका हक है, लेकिन आप जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली गैस चेंबर बन गई है और दिल्ली के अलावा पूरे भारत के शहरों में प्रदूषण का स्तर उन लेवल्स पर पहुंच रहा है जो आगे जाकर और भी बड़ी चिंता बन सकता है। दिल्ली के लोग प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकारों से क्या उम्मीद करते हैं, इस पर लोकल सर्कल ने एक सर्वे किया था जिसके नतीजे हम आपके सामने रखते हैं। 76% लोग चाहते हैं कि शहर की सीमा में प्रवेश करने वाले डीजल ट्रकों पर रोक लगाई जाए। 91% लोगों का कहना है कि नगर पालिकाओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कूड़ा बिल्कुल ना जलाया जाए। 82% लोग चाहते हैं कि किसानों को सरकार वैसी मशीनें खरीदने पर सब्सिडी दे जो उन्हें पुआल ठिकाने लगाने में मदद कर सके, और 44% लोग चाहते हैं कि जाड़े में कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से बंद
कर दिया जाए। मेरे साथ लोकल सर्कल के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर यतीश राजावत बने हुए हैं। यतीश, दिल्ली वालों ने तो अपने सुझाव रख दिए और बता दिया उन्हें क्या क्या सोल्यूशन लग रहे हैं, पर इन सोल्यूशन पर क्या अमल होते हुए आप देख रहे हैं? क्या इनके तरफ कोई कदम भी उठ रहे हैं या फिर लोगों ने कह दिया और सरकार ने सुन लिया? शहरों से सिटीजन मांग कर रहे हैं कि आप कूड़े को डिस्पोज करें प्रॉपरली, उसको बर्न ना करें। इवन जो सड़कों पे कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, पत्तियां उनको भी जलाया ना जाए। तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मांग है। दूसरी मांग जो है वो ये है कि आप डीजल ट्रक को, हैवी कमर्शियल पोल्यूटिंग डीजल ट्रक्स को शहर की लिमिट में आने ना दें, उनको बैन किया जाए। ये एनजीटी भी कह चुकी है पहले। इसमें सिटी गवर्नमेंट का रोल आ जाता है और सिटी पुलिस का रोल आ जाता है। उनको ये सुनिश्चित करना है कि ये ट्रक बैन हो और ये सिटी लिमिट में एंटर ना करें। तीसरा है कंस्ट्रक्शन का फिर ये सिटी गवर्नमेंट्स के अंदर आता है कि वो इनको कंस्ट्रक्शन को बैन करें सर्दियों के दौरान। चौथा जो है, जो सब्सिडी का मुद्दा है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इन्वॉल्व हैं और सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब की सरकारें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जो सब्सिडी मॉडल डेवलप होना है वो इन सब सरकारों के साथ ही होना है। आपके पास 3 महीने में फाइनेंशियल बजट आ रहा है, अरुण जेटली जी खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इन्वायरमेंट के लिए और पोल्यूशन घटाने के लिए एक सेपरेट एक्सपेंस, एक सेपरेट एक्सपेंडिचर आइटम क्रिएट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि अगले 4 या 5 साल में इस दुविधा से देश बाहर निकल सके। बिल्कुल, खर्चे की जरूरत है। और बजट में यतीश जी आपने जैसे कहा, आपको उम्मीद है अमित भाई जी की क्या इस बार बजट में अगर पोल्यूशन का मुद्दा इतना गरमाया और सबको इतनी चिंता हो रही है तो बजट में हम देखेंगे कुछ एलोकेशन एनवायरमेंट पर होगा? तो एलोकेशन तो एक बात है, दूसरा है कि उस एलोकेशन को हम यूज कैसे करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बस चलती है, डीटीसी की करीब 4000 बसें हैं और क्लस्टर स्कीम की करीब 1500 बसें हैं, यानी कुछ 5500 बसें हैं। दिल्ली की रिक्वायरमेंट इसकी जस्ट दुगनी है, 11000 बसों की। डीटीसी पिछले 4 साल में 3 से 4 बार टेंडर कर चुका है और अनसक्सेसफुल टेंडर किया है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन हम बस ले नहीं पा रहे हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि हमको एक सेपरेट बजट क्रिएट करना पड़ेगा, बट द पॉइंट इज उस बजट को हम यूज कैसे करें। अगर हम यूज ही नहीं करेंगे तो फिर बजट क्रिएट करने से फायदा क्या होगा? यानी एलोकेशन तो मिल जाएगा लेकिन उसका इस्तेमाल जब तक नहीं होगा। लेकिन इस्तेमाल, या हम सब जागते हैं इस समस्या को लेकर, जब सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी कोई सख्त आदेश दे देता है, कोई सख्त बयान दे देता है, सरकार की हरकतें पर उंगली उठा देता है, साफ दिखता है कि सरकार की दिलचस्पी पे पर्यावरण सबसे नीचे आता है। विमलेंदु, क्या आपको नहीं ऐसा महसूस होता है? एकदम। अगर आप देखें, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2015 में ये सारे कदम जो यतीश कह रहे थे, ये सारे ठोस कदम का इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2015 में दे दिया था। एनजीटी ने क्लियरली जो है डीजल व्हीकल्स के बैन के ऊपर चर्चा पहले भी कर चुकी है। एनजीटी ने अभी 2 दिन पहले फिर से सरकारों को चेतावनी दी है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये रिसोर्स की कमी है, मुझे लगता है ये लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की कमी है और लैक ऑफ पब्लिक प्रेशर की भी कमी है। क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि जब पोल्यूशन विजिबल होता है तब तो लोग चिल्लाते हैं, तब तो लोग सोशल मीडिया पे आवाज उठाते हैं, लेकिन फिर भी दिवाली में पटाखे जलाते हैं, वो अभी भी कंस्ट्रक्शन वेस्ट करते हैं, हम और आप जैसे लोग ही कूड़े को जलाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि सरकारें जिम्मेदार इसलिए नहीं है क्योंकि लोग भी जिम्मेदार नहीं है। अगर आप देखें तो 10 से 15% अगर प्रदूषण दिल्ली शहर में पिछले 10 दिन में बढ़ा है तो नागरिकों की गैर जिम्मेदारी के कारण बढ़ा है। वो सारा का सारा पटाखे जलाने के कारण हुआ है कि भले ही हम टीवी स्क्रीन पे देख रहे थे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर है, लेकिन फिर भी हम पटाखे जला रहे थे। तो हम 2 तरह की चीजें हैं जो सिटीजन्स को समझना बहुत आवश्यक है। एक तो अपना लाइफस्टाइल कि आप अपनी हवा का निर्माण कैसे करते हैं, साथ ही साथ आप कैसे साफ हवा का डिमांड रखते हैं कि आपको गुस्सा अगर तभी नवंबर के महीने में आता है और अगस्त में आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो मर जाएगा। क्योंकि ऐसे ही हुआ है पिछले 3 वर्षों से। अगर आप देखें तो बहुत सी कवायद जो है नवंबर दिसंबर के महीने में मीडिया में, सरकार में
तंत्र में हर जगह होता है, लेकिन वो एक आउटकम के रूप में नहीं निकल के आता है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं और इसलिए सरकार भूल जाती है। तो एक सस्टेन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लोगों की भी है कि तो हम इस डिमांड दम करें घुटाओ हवा सरकार को से, वो भूलना कदम नहीं उठाएं। चाहिए। इसमें सांस लेते हुए हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी नजर डालनी चाहिए। और राजनीतिक चुटकी तो हम जरूर ले सकते हैं, लेकिन समझिए कि हम किस तरह का पर्यावरण अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इस चर्चा के आखिरी पड़ाव में पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से उनका एक जोरदार आइडिया। दिल्ली में दम घुट रहा है, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान की जगह मास्क नजर आने लगा है, और ये सब बता रही है हमें कि हम कितनी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो पर्यावरण के बारे में काम करते हैं, बात करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। और सबसे पहले यतीश रजावत के पास जाऊंगी। यतीश जी, आपकी तरफ से क्या किए जाने की जरूरत है? अगर हम इमरजेंसी में पहुंच गए हैं तो क्या करें? 5 सूत्रीय प्लान होना चाहिए 5 साल के लिए। पहला उसमें होना चाहिए कोल एमिशन और कोल प्रोड्यूसिंग पावर स्टेशन को कम करना। दूसरा उसका भाग होना चाहिए कि आप क्रॉप बर्निंग रिलेटेड पोल्यूशन कैसे कम करेंगे। तीसरा म्यूनिसिपल वेस्ट और सिटी में जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है उसके लिए डिस्पोजेबल का प्लान होना चाहिए। और आखिरी ये होना चाहिए कि आप क्लीन एनर्जी को कैसे इंकरेज करेंगे देश भर में। ये सब प्लान तभी हो सकते हैं तब आप सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अपने बजट में इसका प्रावधान करें और सिर्फ एक फाइनेंशियल आंकड़े ना सुनाएं बजट में, बल्कि एक एनवायरमेंटल बजट सुनाएं। बिल्कुल, और केवल प्लान ना सुनाएं बल्कि एक्शन भी दिखाएं, क्योंकि विमलेंदु सबसे बड़ी समस्या आप जैसा कह रहे थे, जहां चाह वहां राह होती है, चाह ही कहीं नहीं दिख रही है। तो आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा? देखिए, 2 सुझाव है। सबसे पहले ये कि बदरपुर पावर प्लांट को और कंस्ट्रक्शन को इंडेफिनेटली सस्पेंड करना होगा, ना कि सिर्फ 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन। वो तो एक शॉर्ट टर्म मेजर है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी रिस्पॉन्स जरूरी है। और दूसरा ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में हमने लगभग 80,000 हेक्टेयर कंक्रीट ऐड किया है दिल्ली एनसीआर में, और 30,000 हेक्टेयर जंगल जो है उसका विनाश किया है। तो हमें एक पूरा कैचमेंट अप्रोच दिल्ली और एनसीआर के इकोलॉजी के लिए लाना होगा, जिसको हमें 10 साल 15 साल में बिल्ड होना होगा, बिल्ड करना होगा। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आप कह रहे हैं कोल प्लांट को बंद कर दिया जाए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बंद किया जाए, ये सभी एक शहर के इकोनॉमिक पूरे मशीनरी को भी फ्यूल करती है। तो आपको नहीं लगता ये सब करना कहीं ना कहीं एक शहर के इकोनॉमी के लिए जरूर सही? देखिए, राइट टू लाइफ एंड राइट टू मोबिलिटी, देखिए आपको रोशनी चाहिए या अच्छी हवा चाहिए, तो राइट टू लाइफ जो है वो बहुत ही प्राइमरी है। तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि इनकन्वीनियंस के जो हम झेलेंगे, और वनस्पति ये कि हमारे दिल्ली में 30,000 लोग हर साल एयर क्वालिटी के कारण मर रहे हैं। तो ये कोई सवाल ही नहीं है कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे असर पड़ेगा, हमारे जीवन और मरण का सवाल है यहाँ पे। जब हवाई जहाज में आग लगता है तो हम ये अपने बैग और अपने पर्स को नहीं लेते हैं, हम छलांग लगाते हैं अपने जीवन के साथ। तो अभी हमें जीवन के साथ छलांग लगाने की आवश्यकता है, ना कि अपने धन और अपने शोहरत और बाकी चीजों के ऊपर सोचने का। बिल्कुल, छोटे छोटे कदमों की नहीं, अब बड़े कदम की जरूरत यहाँ पर आ पड़ी है। अमित भट्ट, आप बताइए, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे और आपको लगता है इस पर तुरंत काम करना चाहिए? तो इसमें मेरे हिसाब से हम बीजिंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे बीजिंग ने जो अपनी एयर क्वालिटी इंप्रूव की, तो उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि 2017 में 10% रिडक्शन, 2020 में 25% रिडक्शन। तो दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हम अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में इतना % रिडक्शन करेंगे। तो एक तो वो हो गया कि टारगेट सेटिंग। दूसरा, ट्रांसपोर्ट और रोड कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 45% एमिशन क्रिएट करता है, तो हमको एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, 11,000 बसें दिल्ली में लानी पड़ेंगी, साथ ही साथ व्हीकल रिस्ट्रिक्शन पे सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, और आप कह रहे हैं 11,000 बसें को लाने की जरूरत है। फिलहाल केवल दिल्ली में 5,500 बसेस चल रही हैं, जबकि जरूरत 10,000 से कहीं ज्यादा की है। यानी एक सोच की जरूरत है, एक प्लान, और प्लान से भी ज्यादा एक्शन की जरूरत है। केवल जब ये समस्या सामने आके खड़ी हो जाती है
इस ठंड के 2-3 हफ्ते में, तो हम सभी सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें इन तस्वीरों को अपने जहन में रखना चाहिए अगले साल तक के लिए और उसके भी आने वाले सालों तक के लिए। शुक्रिया विमलेंदु झा, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यतीश राजावत जी धन्यवाद। अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं हमारी बातचीत से जो भी कुछ निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं किसी एक नागरिक की भी सोच अगर बदल दे तो हमारी जीत होगी। नमस्कार।